अमेरिका ने झंडी दिखाई है। अमेरिका ने कहा है कि आइदर यू आर विद अस और यू आर अगेंस्ट अस। अमेरिका की खातर चीन को नाराज कर दिया, अफगान हुकूमत के साथ ताल्लुकात खराब रखे, ईरान के साथ ताल्लुकात खराब रखे, रूस के साथ ताल्लुकात खराब रखे। हालांकि यही हिंदुस्तान जो कि उनका हलीफ है, ईरान के साथ तजारत करता है, रूस से तेल लेता है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अमेरिका अफगानिस्तान में अपनी हार का मलबा पाकिस्तान पे डालता रहता है। जितने मुसलमान मुल्कों ने न्यूक्लियर वेपन एक्वायर करने की कोशिश की, उन सबको तहवाला किया गया, लेकिन उनको किसी तौर पे ये बात पसंद नहीं है कि एक मुसलमान मुल्क के पास न्यूक्लियर हथियार हों। 4 महीने से जो कुछ हो रहा है, अंदरूनी हमारे मसाइल बढ़ गए हैं। तहरीक तालिबान फिर से फ़ाल हो गई है। ईरान के साथ हमारे तल्लुकात ठीक नहीं हो पाए। भारत की तरफ हमें धकेला जा रहा है कि उनसे आप हालात ठीक करें। इसराइल को मानने की बात जो कोशिश हो रही है, तो सारे क्राइम मेरे बच्चे ऐसे हैं जो बता रहे हैं कि अंकल सैम इज़ हियर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत दौर पी के देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। जनरल नईम खालिद लोधी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अमेरिकन सदर की एक बड़ी तगड़ी स्टेटमेंट आई है। उन्होंने पाकिस्तान को डेंजरस मुल्क करार दिया है और पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, एसिड्स हैं, उनके ऊपर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। जनरल साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, बहुत शुक्रिया। किस कदर कंसर्निंग और सरप्राइजिंग स्टेटमेंट है ये आपके लिए? जी, मेरे लिए तो सरप्राइजिंग नहीं है, लेकिन ज़्यादातर पाकिस्तानियों के लिए है, क्योंकि साफ ज़ाहिर है कि हम लोग जो फॉलो करते हैं सिक्योरिटी मैटर्स को और चीज़ों को एनालाइज करते रहते हैं। और किस बुनियाद पर मेरे लिए सरप्राइज नहीं है, मैं आपको वो पॉइंट्स गिनवा देता हूँ। बाकी आपके सामीन और नाजरीन पे छोड़ते हैं कि वो कैसे इसको करते हैं। देखें, मैं चंद एक आपको हकायक बताता हूँ, अगर उसमें कोई गलत हो तो आप ज़रूर मुझे फ़ौरन पॉइंट आउट कीजिएगा। नंबर एक, अमेरिका अफगानिस्तान में अपनी हार का मलबा पाकिस्तान पे डालता रहता है, और वो सख्त नाराज है पाकिस्तान पे इस बात पे कि जी हमें वहां से जाना पड़ा। हालांकि उनकी अपनी कोताहियां, ये एक अलग बहस है, आगे हम इसमें नहीं जाते। जब कांग्रेशनल हेयरिंग्स हो रही थी अफगानिस्तान के मुतलिक, तो जितने भी अमेरिकन जनरल से सवाल पूछा गया पाकिस्तान के बारे में, हर एक ने ये जवाब दिया कि जी हम इसका इन कैमरा जवाब देंगे, यानी कि सामने जवाब देने पे वो तैयार नहीं थे। जितने मुसलमान मुल्कों ने न्यूक्लियर वेपन एक्वायर करने की कोशिश की, उन सबको तहवाला किया गया। इराक था, लिबिया था, ईरान है, सऊदी अरब ने भी कोशिश की थी। ये सिर्फ हमारी खुशकिस्मती थी कि हम किसी न किसी तरीके से उसमें से निकल गए, लेकिन उनको किसी तौर पे ये बात पसंद नहीं है कि एक मुसलमान मुल्क के पास न्यूक्लियर हथियार हों। हिंदुस्तान की रिकॉर्ड इतना खराब है न्यूक्लियर हालात, उन्होंने बाइडन साहब ने यही कहा है ना कि जी इनका तो कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है और हथियार जो है ना गलत हाथों में जा सकते हैं, उन्होंने इंडिया इस किस्म का दिया है। हिंदुस्तान का ऐसा रॉकेट जो कि बनाया गया है न्यूक्लियर वॉरहेड के लिए, वो घूम फिर कर रास्ता भूल के पाकिस्तान में आके गिरा। जी। 3-4 दफा उनके लोग पकड़े गए जो कि स्मगल कर रहे थे मटेरियल, जिसको न्यूक्लियर मटेरियल कहते हैं, यूरेनियम और यूरेनियम। किसी के सर पे जूं नहीं रेंगी। यही अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान करता तो आप देखते कि पूरा ये सर के ऊपर उठा लेते। तो मेरे भाई बात ये है, मेरे बेटे, कि जो हमारी लीडरशिप है उनको चाहिए कि माजी को ज़हन में रखते हुए कि उन्होंने हमारे साथ क्या कुछ किया, हम ऐसा ना कर दें खुदा ना खास्ता कि दोबारा अमेरिका की गोद में जाके बैठे, जिसके मुझे इशारे नजर आ रहे हैं। मैं खुश हूँ कि आज वजीर खारजा ने जो बयान दिया है कि जी उन्होंने हम डिमार्च करेंगे, और उनको इस बात का बुरा मनाया और इसको इस पर तनकीद की है उनके इस बयान के ऊपर। लेकिन हमने अगर खुदा ना खास्ता अमेरिका की खातर चीन को नाराज कर दिया, अफगान हुकूमत के साथ ताल्लुकात खराब रखे, ईरान के साथ ताल्लुकात खराब रखे, रूस के साथ ताल्लुकात खराब रखे। हालांकि यही हिंदुस्तान जो कि उनका हलीफ है, ईरान के साथ तजारत करता है, रूस से तेल लेता है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारा प्रॉब्लम हमारे साथ है, तो इसको जरा सोचने समझने की जरूरत है जी। साहब असल में मसला ये है कि सर जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, ये किसी सियासी जमात के नहीं है, ये पूरी कौम के हैं। ये किसी इदारे के जी। नहीं, पूरी कौम के हैं और ये पूरी कौम की सालमियत का और इज्जत और एहतराम का और हिफाजत का मसला है। लेकिन सर अगर आप थोड़ा सा पीछे जाते हैं तो 6 दिन का दौरा पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने किया। एक हाई प्रोफाइल दौरा था। उससे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने दौरा किया और अभी इसाक डार साहब भी वहां पर मौजूद हैं। इन सब दौरों के तनाजुर में खास तौर पर जो आर्मी चीफ साहब का दौरा हुआ और फिर फॉरेन मिनिस्टर साहब का दौरा हुआ, उसके बाद ये स्टेटमेंट आना, ये सब थोड़े से सवालात उठाती है कि क्या वो दौरे सक्सेसफुल रहे हैं, उनमें डिस्कशन क्या हुई, बातचीत क्या हुई और अब ये बाइडेन की स्टेटमेंट। ये देखिए, एक एक इवेंट आप और शामिल कर दें। आपको पता है कि हाल ही में
यूनाइटेड नेशंस में वोट डला था यूक्रेन वॉर के मुतालिक, जी जी और जी पाकिस्तान ने एब्सटेन किया था, understand किया। जबकि वो अमेरिका ये उम्मीद लगाई होगी उसने कि हम जरूर वोट उनके हक में देंगे। मेरा अपना ख्याल ये है कि ये जितनी काविशें हुई हैं, वजीर खारजा गए हैं, आर्मी चीफ गए हैं, वो एक बैलेंस स्ट्राइक करना चाह रहे थे। वो शायद उनसे ये बातचीत करना चाह रहे थे कि हम एक बैलेंस तरीके से आगे चलना चाहते हैं कि हमारा सी पैक भी चलता रहे, जी। हमारे चीन के साथ ताल्लुकात खराब भी ना हो, हम्म। और हमारे जो मुआशी मसाइल हैं इनमें भी मदद की जाए। तो मेरा अपना अंदाजा है, अब मैं अंदाजा लगा रहा हूँ, साफ ज़ाहिर है कि इन्हीं मालूमात की बुनियाद पर अमेरिका ने झंडी दिखाई है। अमेरिका ने कहा है कि आइदर यू आर विद अस और यू आर अगेंस्ट अस, बस। और इस वक्त वो हमें वो बैलेंस पॉलिसी की ऑप्शन नहीं दे रहा, और यही इस सारे तनाज़े की वजह बनी। और उसकी बुनियादी वजह एक ये भी है कि नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी का जो पेपर आया 2022 का, जिसमें भारत को उन्होंने अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर और दुनिया की बेहतरीन डेमोक्रेसी करार दिया, जबकि पाकिस्तान का जिक्र ही नहीं है, और चाइना को अपना मेन हदफ करार दिया है एज कंपेयर टू रूस। रूस को दूसरे नंबर पर रखा और चीन को पहले नंबर पर। जी बिल्कुल, आप सही समझिए। पहली बात तो ये कि आपको पता होना चाहिए कि कोई भी मुल्क जो है वो अपनी नेशनल स्ट्रेटजी ऐसे टेबल पर नहीं रखता है। तो ये टेबल पर वो चीजें रखी जाती हैं जो वो रख सकते हैं, इससे कई गुना ज्यादा वॉल्यूम जो है ना वो टेबल के नीचे पड़े होते हैं। ये चीजें हम जानते हैं, आपको भी पता होना चाहिए। जी। तो लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि नेशनल स्ट्रेटजी जो है तकरीबन उनकी फॉरेन पॉलिसी का वो इजहार करती है। हाँ। तो उसमें जब वो चाइना को अपना नंबर वन हरीफ कह रहे हैं या कंपटीटर कह रहे हैं, तो पाकिस्तान जितना चाइना के करीब है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वो पाकिस्तान से साफ साफ जवाब मांग रहे हैं कि आप बताइए कि आपने हमारे साथ रहना है या चाइना के साथ रहना है। तो पाकिस्तान सख्त दुश्वारी में दोबारा गिरफ्तार हो गया है। अब देखते हैं इंशाल्लाह, जैसे आपने कहा कि ये कुछ मसाइल ऐसे हैं जो कि जिस पर पूरी नेशन को यकजा होना चाहिए। कश्मीर, न्यूक्लियर, चीन के साथ हमारे ताल्लुकात, अफगानिस्तान में अमन, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिस पे बिल्कुल एक पेज पे हमें होना चाहिए, और अल्लाह करे कि ये बैठ कर करें, कोई जिनके आसार तो नजर नहीं आते। जनरल लेकिन साहब। ये है कि अब जिस मुश्किल से पाकिस्तान हाँ, गुजर रहा है, शायद अब भी ये समझ जाएं कि मिलके बैठें और इन कम से कम इन तीन चार चीजों के ऊपर कंसेंसस कर लें, तो काफी अंदरूनी मजबूती पैदा होगी पाकिस्तान में जनरल भी। साहब, अगर अब भी नहीं बैठकर मामलात को तय करेंगे स्टेटमेंट के बाद, तो फिर मैं और आप सर ही पीटते रह जाएंगे। जनरल साहब, एक चीज बताएं, जो एटमी हथियारों के मॉनिटरिंग के इदारे हैं, IAEA है या फिर जो न्यूक्लियर सेफ्टी इंडेक्स है, ये दोनों इदारे पाकिस्तान को न्यूक्लियर वेपन्स के हवाले से सेफ तरीन ममालिक गर्दानते हैं। फिर जो बाइडेन की स्टेटमेंट है, उसका उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी बेस क्या है उस स्टेटमेंट? जी देखिए, एक तो खैर इसको थोड़ा सा हम ये कह सकते हैं जी, जो एक उनकी सियासी स्टेटमेंट है, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी को खुश करने के लिए उन्होंने की है। लेकिन मेरा ख्याल है कि इतनी सीरियस स्टेटमेंट जो है ना, जिसमें न्यूक्लियर एसेट्स का जिक्र हो, वैसे ही वो कह सकते थे कि पाकिस्तान जो है ना वहाँ पर इंतशार है, वहाँ पर इकोनॉमिक मसाइल हैं और हमारे लिए एक मसला है, तो ये भी हम बर्दाश्त कर लेते। लेकिन जब आप न्यूक्लियर की बात करते हैं तो फिर देखें, मेरे जैसे पुराने फौजियों को ये भी मालूम है कि उन्होंने बाकायदा एक्सरसाइजेस की हुई हैं जिसमें पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स को निकालने के तरीके सोचे गए हैं, उन पर हमला करने के तरीके सोचे गए हैं। वो भी चीजें हम जानते हैं और हमने शेयर भी की हुई हैं की है। सबके साथ। ये ये तो 10-15 साल पुरानी बातें हैं। अच्छा। हाँ, ये करते रहते हैं। लेकिन वो चूंकि शो ये करते हैं कि जी इस किस्म के काम तो हम सबके लिए करते हैं, तो लिहाजा ये कोई ऐसी बात नहीं। उन्होंने एक सिनेरियो पेंट किया हुआ था कि जी अगर ये रोग लोगों के हाथ में चले जाते हैं, यहाँ पर कोई तालिबान टाइप लोग आ जाते हैं, और हालांकि पाकिस्तान के जो एटमी असासे हैं इनके बारे में जितनी इंटरनेशनल तंजीमें हैं सब कह चुकी हैं कि नहायत सेफ हैं। और उनके कहने को छोड़े, रिकॉर्ड तो सामने है ना। जी। आज तक हमारा कोई रॉकेट की गलत जगह जाके गिरा है, या आज तक हमारा कोई बंदा पकड़ा गया है जो न्यूक्लियर ब्रीफ केस में लेके जा रहा था। ठीक है, एक उन्होंने मसला खड़ा किया था कदीर खान साहब के मुतालिक, लेकिन वो भी उसको उसकी तफसील में नहीं जाते वो कैसे उन्होंने बनाया था या जो भी था। तो बात ये मेरे भाई कि इतने अच्छे रिकॉर्ड के बावजूद अगर हमें वो ये कहते हैं, और हमारे साथ ही एक हमसाया मुल्क है जिसका रिकॉर्ड बहुत खराब है, जी जी। उसको वो कुछ नहीं कहते हैं, तो फिर आपके लिए और मेरे लिए तो कोई समझना ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। जनरल साहब, मसला ये है कि चलें, हमसे कोई गलत रॉकेट तो फायर नहीं हुआ, या फिर हमारी वो यूरेनियम की सरेआम बेचते हुए तो कोई नहीं पकड़ा गया, लेकिन सर अगर आप मूडीज की रेटिंग देखें, फाइनेंशियल पाकिस्तान की रेटिंग नीचे कर दी गई है, फैटफ में हम लोग फंसे हुए हैं, IMF में हम लोग मुकम्मल तौर पर फंसे हुए हैं। उसके बाद पाकिस्तान मुआशी तौर पर मुकम्मल तौर पर दिवालिया कर गया है। जब कोई भी मुल्क न्यू लिबरल इकोनॉमी सिस्टम में, मीशत में
मुआशी तौर पर फेल होता है, मुआशी तौर पर नाकाम होता है, तो उसके बाद तो उसके पास बचता ही नहीं कुछ नेगोशिएट करने के लिए। उसके बाद तो फिर उनके पास एक ऑप्शन आ गया कि वो इस चीज के ऊपर आकर नेगोशिएट करें। जी, ये तो बात आपकी ठीक है कि उन्होंने पहले हमें बांधा है और उसके बाद जब देखा है कि अब बिल्कुल सांस लेने के काबिल भी नहीं है, तब जाके मुकम्मल तौर पे हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर उनका आना, आप देखें कि मैं ये नहीं कहता कि ये हुकूमत लेकर है, ये कैसे, लेकिन मुझे ये मालूम है कि 3-4 महीने से जो कुछ हो रहा है, अंदरूनी हमारे मसाइल बढ़ गए हैं। मैं लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहा हूँ। अब अफवाज पाकिस्तान के ऊपर हमले बढ़ गए हैं, अफगानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात खराब हो गए हैं, तहरीक तालिबान फिर से फाल हो गई है, ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात ठीक नहीं हो पाए, भारत की तरफ हमें धकेला जा रहा है कि उनसे आप हालात ठीक करें, इसराइल को मानने की बात वो गुफ्तगू हो रही है, वेदर इट इज राइट और रॉन्ग वो एक अलग बहस है, उस पर हम आज नहीं पढ़ेंगे। तो सारे क्राइम, मेरे बच्चे ऐसे हैं जो बता रहे हैं कि अंकल सैम इज हेयर, और वो जो है ना हमें पुश करने की कोशिश कर रहे हैं। बट आई थिंक पाकिस्तान के जो आज वजीर खारजा ने बयान दिया है और जिस तरीके से आप और हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि पाकिस्तान ने फैसला कर लिया है कि वी विल नॉट बी पुश लाइक दिस, वी आर नो पुश ओवर्स। सर ये जो आखिरी सवाल है, अंदरूनी तौर पर हम लोग कमजोर हुए हैं। आपको ऐसा महसूस होता है रिजीम चेंज जिस तरह से पाकिस्तान की गई, उसके बाद बुनियादी तौर पर पाकिस्तान बांधा गया, पाकिस्तान की मईशत कोलैप्स कर गई, सियासी अनसर्टेनिटी आई, उसके बाद दिफाई इदारों के ऊपर ट्रेंड्स बनने शुरू हुए और हमारे दुश्मनों को मौका मिला कि अंदरूनी तौर पर पाकिस्तान को कमजोर करें। जी देखिए, कमजोर करने की साजिशें तो मेरा ख्याल है, मैं जो मेरा अपनी असेसमेंट है, और मैं भी बहुत मईशतदान नहीं हूँ, वो तो 10-15 साल से जारी थी। जी। क्योंकि ये न्यूक्लियर वाली मामला जो, और जो पाकिस्तान की फौज और अवाम जो जुड़े हुए थे, और जो जो भी कोई इनके खिलाफ कोई काम होता था, ये उस पर, और ये जो खासकर जो अफरियत छोड़ा गया था दहशत गर्दी का, इसका भी हमने मुकाबला कर लिया। तो वो बड़े हैरान हुए कि इस मुल्क के साथ क्या करें भाई। फिर उनको ये ख्याल आया कि जब तक आप पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान की फौज में खलीज पैदा नहीं करेंगे, ये काम नहीं हो पाएगा। तो ये सिर्फ इस हुकूमत के आने के बाद नहीं हुआ, ये 4 महीनों का काम नहीं है, ये दहाइयों का काम है। हाँ, अलबत्ता ये जरूर है कि यहाँ तेजी आ गई है, और हमारे कुछ कोता अंदेश लीडर ये समझ नहीं पाए कि हमारा दोस्त कौन है और हमारा दुश्मन कौन है। जनरल साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का सर।